अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू है, वो जो कि कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था इथाइल अल्कोहल का, उसकी प्रिपरेशन को और उसके यूजेस को डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है ये उसी से कनेक्टेड है। और आज जो है हम लोग इथाइल अल्कोहल यानी कि जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं उसकी फिजिकल और एक्चुअली जो मेन आज का हमारा काम है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल को समझना। ठीक है कि कैसे वो फिजिकली और केमिकली बिहेव करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें इथेनॉल की या इथाइल अल्कोहल की, तो सबसे पहली बात यह है कि इट इज अ थिन कलरलेस लिक्विड। ठीक है, ये एक थिन कलरलेस लिक्विड है, इसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि आमतौर पे जब इस इथेनॉल को जो है वो सैनिटाइजर्स वगैरह में मिलाया जाता है, सैनिटाइजर जो है आमतौर पे कलरलेस होता है। अलबत्ता ये कि जानबूझ के अगर उसमें कोई कलर शामिल किया जाए सो वो एक डिफरेंट बात है। और पानी से हल्का होता है और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो ऑलमोस्ट 0.8 होती है, यानी कि 0.79। ठीक है ना, आमतौर पे ये लाइटर है वाटर से। और ये जो हम मेजर कर रहे हैं ये हम मेजर कर रहे हैं एट 15 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी किस टेम्परेचर मेजर की जा रही है तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, और किस टेम्परेचर मेजर की जा रही है तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM यानी कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, 1 एटमॉस्फेयर, उस पर हम इसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी, सॉलिडिफाई भी हो जाता है ये, इसको हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं। इट सॉलिडिफाइज एट कितने डिग्री सेल्सियस पे, -112 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप अंदाजा लगाइए कि पानी को सॉलिड बनाने में, फ्रीज करने में 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और उससे तकरीबन जो है वो 112 डिग्री जो है वो और हम कम करेंगे तो -112 होगा, तब जाके ये सॉलिडिफाई होता है, अदरवाइज इट इज अ लिक्विड। ठीक है, वाटर में इजीली मिक्सेबल होता है। इट इज हाईली मिक्सेबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में इजीली मिक्सेबल है ये। ठीक है, और ये इसकी खुसूसियत बढ़ जाती है कि अगर वाटर के अंदर कोई चीज मिक्सअप हो रही है इजीली तो जाहिर सी बात है उस चीज को इस्तेमाल करने का फायदा होता है। बहुत सारी चीजों के अंदर पानी में मिक्सेबल हो रही है तो उसको हम इजीली जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके अमाउंट को, उसके वॉल्यूम को ज्यादा कर सकते हैं फॉर आवर यूजेज। ठीक है जी, और एक बड़ी अहम बात यह है कि इसका जो स्ट्रक्चर है फिजिकली जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 बताता हूं, वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। इट रिजेंबल्स विथ वाटर, यानी कि H2O के साथ इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। सो इथाइल अल्कोहल, और आमतौर पे अगर आप इसको हाथ पे डालेंगे तो आप ठंडा सा महसूस करेंगे। उसकी वजह ये भी मैंने बताई भी थी आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि जाहिर सी बात है हमारी बॉडी की हीट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है, इजीली एवापोरेट हो जाता है। तो आमतौर पे जो है वो इथाइल अल्कोहल का जो टेम्परेचर है हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा हमें ठंडा महसूस होगा हमारी स्किन पर। तो एक थिन कलरलेस लिक्विड है, कोई कलर नहीं होता, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.79 है, पानी के लिहाज से काफी ज्यादा हल्का है। और हम इसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि बहुत कम है। मतलब अगर उसमें देखा जाए कि पानी के लिहाज से तो मतलब बहुत कम करना पड़ेगा हमें टेम्परेचर, तब जाके सॉलिडिफाई होगा। और हाईली मिक्सेबल है इन वाटर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो पानी के साथ बहुत ज्यादा मैच करता है। ठीक है जी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो यही हैं और इतनी ही आपको मालूम होनी चाहिए। असल जो मैंने आपको बताया ना, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में है कि क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, कुछ चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करता है, फिर उसको हम आमतौर पे यूज करते हैं, वो हमें समझना है। सो वन बाय वन समझते हैं पूरी की पूरी कहानी। सबसे पहली बात यह है जो हम इसको इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया इथेनॉल। इथेनॉल आपको पता है C2H5, ये आ गया C2H5OH। ठीक है, ये हमारे पास इथेनॉल आ गया। अब यही जो इथेनॉल है ये जो है रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं सोडियम मेटल के साथ तो नतीजे में हम क्या देखते हैं
कि ये जो हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, इसको रिप्लेस करा देता है सोडियम, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको सोडियम रिप्लेस करता है और नतीजे में प्रोड्यूस कर देता है सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है जी, तो बना के दिखाएं पहले। इसको रिप्लेस करेगा यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ पे C2H5 और ये O आ गया और पार्शियली नेगेटिव हो जाता है और सोडियम इसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है जी, ये जो बना है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तो नतीजे में सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और नतीजे में क्या होता है कि नतीजे में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन 2 और ये 5 6 और इसको करना पड़ेगा हमें हाफ। ठीक है जी, तो पहला जो रिएक्शन है जो कि आप देख रहे हो कि जैसे हम इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो नतीजे में क्या बन जाता है, नतीजे बनता है सोडियम इथॉक्साइड। अब मैंने बताया ना कि आमतौर पे हम कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका काम क्या है, ठीक है ना। तो ये जो बन रहा है ना हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड, इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक्स के अंदर कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कि न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की सलाहियत का मतलब ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो इजीली पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक न्यूक्लियोफाइल बनाऊं जो कि इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड भी हो सकता है और डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंट काम करता है, तो नतीजे में जो है वो सोडियम इथॉक्साइड प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा हमें। और हाँ, ये जो इथेनॉल है इसका किसी मेटल के साथ रिएक्ट करना और सोडियम इथॉक्साइड को प्रोड्यूस करना जाहिर करता है कि ये जो इथेनॉल है इसका जो नेचर है, इथेनॉल इसका ये एक अहम काम है। इथेनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो इसका मतलब उसका नेचर जो है वो एसिडिक है। ठीक है जी, दूसरा रिएक्शन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि कैसे ये किसी भी हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड। ठीक है, हेलोजन कोई सा भी हो सकता है और जो भी एसिड हो जो कि हेलोजन से बन रहा है उनके साथ जो इसका रिएक्शन है वो बड़ा अहम है, जो कि आमतौर पे कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। ये आ गया हमारे पास इथेनॉल C2H5OH और ये रिएक्ट कर रहा है, मिसाल के तौर पे हेलोजन एसिड जो है वो HCl कर लेते हैं। इसके अंदर क्लोरीन जो है ये हेलोजन है, इसी वजह से इसको हेलोजन एसिड कहते हैं। एंड इट कैन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लेट्स से जिंक क्लोराइड। और नतीजे में क्या होता है, नतीजे में ये जो हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये वाला OH और ये जो क्लोरीन नजर आ रहा है ये रिप्लेस होते हैं, ये एक दूसरे की जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। ये बनता है C2H5 और साथ में हमारे पास आ जाता है इसकी जगह पे क्लोरीन और ये OH चला जाता है हाइड्रोजन के साथ तो ये HOH बन जाएगा, यानी कि वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। और एक अहम बात यह है कि इथेनॉल जो है वो अगर रिएक्ट कर रहा है किसी हेलोजन एसिड के साथ तो आमतौर पे वही चीज जो है उसके साथ हेलोजन आके कंबाइन हो जाता है। ठीक है जी, ये जो है ना, अगर यहाँ पर इसको हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे होते तो यहाँ पे ब्रोमीन का आ जाता। आयोडीन भी इसी तरीके से काम करता है। तो सीधी सी बात यह है कि इस रिएक्शन के अंदर जो एल्कोहल है वो अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप लूज कर देता है। ठीक है, सोडियम के अंदर सोडियम इथॉक्साइड बना, ये हेलोजन एसिड बन गया। तो आमतौर पर अगर मुझे कोई सा भी क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाना होता है तो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा अहम रिएक्शन जो कि जो है वो मैंने आपको यूजेस में समझाया था। आमतौर पे अगर हम एस्टर्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो एस्ट्रिफिकेशन जो कहलाती है वो काम यहां पर होता है। एस्ट्रिफिकेशन से मुराद ये है कि हम एस्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इथेनॉल जो है अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है C2H5OH, ये इथेनॉल आ गया। और अगर तो ये रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, तो और अभी वो भी बताता हूं आपको कैटलिस्ट। तो एसिटिक एसिड आ गया हमारे पास, क्या आ गया, C आ गया, CH3 आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पर भी आ गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर कभी भी रिएक्ट कर रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो नतीजे में क्या होता है, यहां पर आप इस बात को समझो कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना, ये आपस में कंबाइन करते हैं और ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, अहम बात यह है कि ये बना देता है वाटर। वाटर यानी कि यही HOH।
अब बाकी चीज जो बची है वो कंबाइन हो जाएगी, ये आपस में कंबाइन हो गए और बाकी ये पूरी की पूरी जो ब्रांच नजर आ रही है ग्रीन के अलावा, ये आके जो है वो इथेन के साथ कंबाइन हो जाती है। तो ये हो जाता है C2H5 और इसके अलावा क्या आ गया, ऑक्सीजन अपनी जगह पर है, ठीक है, ऑक्सीजन अपनी जगह पर रहा। फिर ये आके जुड़ गया इस कार्बन के साथ, ये आ गया कार्बन, कार्बन के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या बना है हमारे पास, इथाइल आ गया और ये पूरा एसीटेट आ गया। सो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इथाइल एसीटेट, जो कि आमतौर पे एक एस्टर है और एस्टर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी वजह से इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टरिफिकेशन क्या है कि आमतौर पे अगर इथेनॉल में एस्टर बनाना चाह रहा हूं कोई सा भी, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर इथाइल एसीटेट बन रहा है, तो इथेनॉल जो है वो एक अच्छा जो है वो रिएक्टेंट है, जिसको हम रिएक्ट अगर कराते हैं एसिटिक एसिड के साथ तो नतीजे में प्रोड्यूस हो जाता है इथाइल एसीटेट। ये यूजेस के अंदर भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं, ये भी बड़ा फायदेमंद रिएक्शन है और यह है कि आमतौर पे अगर मैं एसिड एल्डिहाइड प्रोड्यूस करना चाहता हूं, इथेनॉल प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, तो वहां पे हमें ऑक्सीडेशन करवानी पड़ती है। ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो नतीजे में क्या बनता है मैं आपको बता भी देता हूं। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में हमारे पास बनता है एसिड एल्डिहाइड, और अभी जो मैं आपको मिसाल दूंगा वो असल में इथेनॉल की होगी, जो कि सबसे सिंपल सा है। तो अगर देखा जाए तो ये आ गया हमारे पास CH3 CH2OH, ठीक है, अलग अलग तोड़ के बता रहा हूं ताकि आप बात को समझ जाओ। ये C2H5 और OH जुड़ा हुआ है, ये बेसिकली क्या नजर आ रहा है आपको, ये नजर आना चाहिए आपको इथेनॉल, ठीक है। अगर इसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ये आ गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करने के नतीजे में, अच्छा हाँ, लेकिन हाँ ये जो प्रोसेस है ना, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कौन से हैं, एक तो पोटेशियम क्रोमेट होता है Cr2O7 और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, इनकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। और रिएक्शन क्या होगा, बेसिकली सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन हटने के बाद जैसे ऑक्सीडाइज होगा तो ये बना देगा हमारे पास H2O, यानी कि वाटर बन जाएगा, और बाकी जो चीजें बचेंगी वो अपनी जगह पे रहेंगी। क्या क्या बचा यहाँ पे, CH3 बचा, और इस CH3 के साथ क्या है, यहाँ पे C है, कार्बन आ गया, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बचा, तो हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन आ गया। और CHO, पिछले लेक्चर्स में भी हमने समझा था कि ये जो CHO है बेसिकली ये जाहिर करता है कि यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइड आ गया है, और फिलहाल जो नजर आ रहा है वो है एसिड एल्डिहाइड, और ये जो एसिड एल्डिहाइड है ये कहलाता है इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल को प्रोड्यूस करना है हमें, तो हम ऑक्सीडाइज करते हैं, तो फिर देख लो, मतलब इससे हम एस्टर्स भी बना रहे हैं, इससे हम एसिड एल्डिहाइड भी बना रहे हैं, इससे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि सोडियम इथॉक्साइड मेरी मिसाल में था। तो कहने का मकसद ये कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं यही इसकी अहमियत का बाइस है कि इससे हम इतनी सारी चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर मिसाल के तौर पे हम इसी की डिहाइड्रेशन कराएं तो क्या देखने में आएगा, इस बात को भी देख लेते हैं। तो डिहाइड्रेशन के अंदर, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, इसके नतीजे में हम इथीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ हमें उसको डिहाइड्रेट करना है। पूरा स्ट्रक्चर बना के समझाऊं तो ये आ गया कार्बन कार्बन, दो कार्बन आ गए, और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन, ये भी आ गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन, और इधर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये जो डिहाइड्रेशन कराई जाती है ये कराई जाती है एट 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है 180 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि उसको हीट करना पड़ेगा। अगर आप इथेनॉल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में ये जो हमारे पास इथेनॉल है ये जो है वो रिलीज कर देता है वाटर को, और वाटर के रिलीज करने को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है रिलीज ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाना, पानी का निकल जाना, इसी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो पानी निकल जाता है यानी कि दो हाइड्रोजन निकलेंगे, एक ऑक्सीजन निकलेगा। तो अगर हम इसमें से निकाल दें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये आ गया दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो बचेगा क्या, दो कार्बन बचे हमारे पास, और ये आपस में कंबाइन होते हैं, H2C कर लो और डबल बॉन्ड के साथ CH2 आ जाएगा। ये जो चीज बनी है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इथीन। तो इथीन की प्रोडक्शन की जाती है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल,
विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। ठीक है जी। सिक्स प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब जो है वो हम ईथर भी प्रोड्यूस करके दिखाएंगे इससे। ठीक है, तो अगर मैं ईथर को फॉर्म करवाना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल, तो ये भी एक अहम काम है। तो देखो, अगर बहुत सारा इथेनॉल होगा ना और उसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा देंगे कम टेम्परेचर पे, अभी ज़्यादा नहीं कर रहे, तो दो स्टेप्स के अंदर हम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ईथर को। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मिसाल क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले ये आ गया हमारे पास CH3। ठीक है, इसके साथ कंबाइन होके आ गया CH2 और आ गया OH, ये आ गया हमारे पास इथेनॉल। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रिएक्शन हम इसका करवा रहे हैं विद हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो HO, इसके साथ ये आ गया SO2 और ये आ गया हमारे पास OH, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। ठीक है, लो टेम्परेचर रखना है और जैसे इसको रिएक्ट कराना है और लार्ज अमाउंट के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, CH3 बनता है, CH2 बनता है। ठीक है, और आपस में कंबाइन हुए ये आ गया OSO3H। ठीक है, सिर्फ अगर आप एक बात नोट करो और नतीजे में बन जाता है वाटर। अगर आप एक बात नोट करो तो यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गया और दो हाइड्रोजन जो है वो आपस में कंबाइन हो गए, तो नतीजे में हमें ये चीज़ मिल गई। और फिलहाल जो बना है, मैंने आपको इसका नाम बताया, ये क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इथाइल। ठीक है, और इथाइल के साथ आ गया हमारे पास हाइड्रोजन और ये आ गया सल्फेट। ठीक है, फिर यही जो हमारे पास आया है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, अब एक्सिस में है, तो इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2 विद इथेनॉल। ठीक है, ये जो इथेनॉल है हमारे पास ये एक्सिस में है। अभी रिएक्शन तो हो गया, लेकिन अब ये जो इथेनॉल है ये अगेन भी तो रिएक्ट कर सकता है ना। ये आ गया CH3 CH2 और ये आ गया OH। तो इसका मतलब ये तभी होगा जब हमारे पास इथेनॉल होगा इन एक्सेस, ज्यादा मिकदार में होगा तभी ये काम दोबारा से हो सकता है। ठीक है जी, तो अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट था ये रिएक्ट करेगा। ये आ गया हमारे पास CH3 CH2, ये आ गया OSO3 और H। जब ये अगेन आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सबसे पहले ये जो H2SO4 है ये हो जाएगा अलग। ठीक है, ये तो प्रोड्यूस हो ही जाएगा। ठीक है, ये आखिर में दोबारा से आ रहा है तो समझ लो कि ये वर्क कर रहा है लाइक अ कैटलिस्ट। और बाकी हमारे पास क्या क्या बना, अगर H2SO4 को अलग कर देते हैं तो CH3 अपनी जगह पे रहा, CH3 है ये, और ये CH2। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास O, फिर दोबारा आ जाएगा CH2 और ये आ गया CH3। सीधा सीधा होता है, टेढ़ा वैसे कर दिया, मेरे पास स्क्रीन खत्म हो गई थी। तो बेसिकली क्या चीज बन गई हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा जो मेन बात आपको समझानी है, ग्रीन से मैं इसको बना रहा हूँ, ये जो चीज हमारे पास बनकर आई है, ऑक्सीजन आ गया और दोनों तरफ आपको ग्रुप नजर आ रहे हैं, ये क्या बन गया, ये बन गया है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, कहाँ लिखूं इसका नाम, इसका नाम यहाँ पे बता देता हूँ कि प्रोड्यूस क्या हुआ, ये हो गया डाई इथाइल ईथर। ठीक है, और ईथर की खास बात ये कि आमतौर पे यहाँ पर दोनों तरफ अगर आपको इथाइल नजर आ रहा है तो इसको हम डाई इथाइल ईथर भी कह सकते हैं और इसको हम इथॉक्सी इथेन भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है। तो ईथर के जो नेमिंग है उसको हम लोग इंशाल्लाह आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है जी, 6 काम हो गए और 6 बड़े अहम काम हो गए, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर दी। अब अगर हम इसी की डीहाइड्रोजिनेशन करें, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेनॉल, तो ये हमें एक और चीज प्रोड्यूस करके देगा। और डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो नतीजे में हमें अगेन मिल जाता है एक एसिड एल्डिहाइड। तो एसिड एल्डिहाइड की प्रोडक्शन दो तरीकों से हो रही है। एक तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम वहां पर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और दूसरा हम जो है वो डिहाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो जो इथेनॉल के वेपर्स हैं वो हाइड्रोजन को लूज कर जाते हैं और नतीजे में बनाते हैं, लेकिन कब, जब उसको गुजारा जाता है, बल्कि हीट किया जाता है, समझ लें कॉपर और निकल के कपल में से, तो ऐसा होता है। तो देख लो, सबसे पहले ये आ गया हमारे पास CH3 CH2, साथ में आ गया OH, ये बन गया हमारे पास इथेनॉल।
हमें क्या करना है, इस इथेनॉल को हमें हीटअप करना है। हीटअप करना है यानी कि कुछ ज्यादा टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस, इसके सारे रिएक्शन 180 डिग्री सेल्सियस पर है जहां पे भी हम हीट कर रहे हैं और गुजार रहे हैं इसको कॉपर निकल के कपल पे से। तो नतीजे में हाइड्रोजन अलग हो रही है, हाइड्रोजन गैस, और बन जाएगा हमारे पास CH3CHO, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और ये जो चीज बनी है ये क्या है, इट इज एसिड एल्डिहाइड। और ये जो एसिड एल्डिहाइड है बेसिकली ये क्या है, ये है इथेनॉल। तो इथेनॉल की प्रोडक्शन डिहाइड्रोजनेशन से भी हो गई और वो हो गई आमतौर पे ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड से भी। ठीक है जी। अभी हम क्या कर दिए, अब हम इसका आखिरी देखेंगे कि कैसे रिएक्ट करता है और किस PCl3 के साथ PCl5 के साथ, तो देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम समझने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड। अगर इथाइल क्लोराइड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए ये तरीकेकार बेहतरीन है, हम इनको रिएक्ट करा सकते हैं PCl3 या PCl5 के साथ। तो दो बताया था आपको, PCl3 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं ये आ गया हमारे पास C2H5OH, तो नतीजे में क्या हो जाता है कि ये इथाइल क्लोराइड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर जो लिखा हुआ है C2H5, ये जो OH है ये जो है वो रिप्लेस होता है हमारे पास क्लोराइड के साथ। तो फिर बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारे पास C2H5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्लोराइड। ठीक है, और बाकी जो होंगी चीजें कंबाइन हो जाएंगी, जो जो बचा इसको आपने कंबाइन कर देना है, तो ये H3PO3 बन जाता है, H3PO3। ठीक है जी। ये जो चीज आपको नजर आ रही है, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड की प्रोडक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और एक और बात अगर समझो आप PCl5 के साथ, तो C2H5OH अगेन रिएक्ट करेगा अगर PCl5 के साथ, तो नतीजे में मैंने आपको क्या बताया, बनना तो यही है C2H5Cl इथाइल क्लोराइड बनेगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है और साथ में POCl3 भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस से रिलेटेड जितने भी है ना जो भी उसके क्लोराइड्स हैं उनके साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं, एसिड क्लोराइड जो कहलाते हैं, तो नतीजे में आपको ऐसा कुछ नजर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये 8 हमने जो है वो डिस्कस किए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। आई होप सारी की सारी क्लियर होंगी और आपको इससे ये अंदाजा होगा कि जो चीज हम स्टडी कर रहे हैं इथेनॉल, उसकी कितनी अहमियत है इन इंडस्ट्रीज। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।